चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखो, इस चैप्टर में हम लोग हर रोज़ एक एक नया टॉपिक सीख रहे हैं और आज जो हमें नया टॉपिक सीखना है ना, वो चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे का पूरा चैप्टर अब इस टॉपिक के ऊपर ही डिपेंड होगा। ठीक है, जो टॉपिक है हमारा फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। आज का नया टॉपिक कौन सा है? फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ये नया टॉपिक है, पुराना टॉपिक नहीं ख़त्म हुआ है। जो हमारे पुराने टॉपिक्स तो वही होते थे ना, जो एंट्रीज हम लोग जनरल करते थे, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, कॉल्स की, ये एंट्रीज तो होती थी। अब इनके साथ एंट्री ऐड होगी, वो होगी फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की। तो पहले मीनिंग तो समझें, फिर सम करते हैं, फिर एंट्रीज करते हैं। पहले मीनिंग समझें कि फॉर फीचर मीन्स क्या। तो फॉर फीचर का सिंपल मीनिंग हम लोग हिंदी में उसे कहते हैं जब्त कर लेना। क्या कहते हैं? जब्त कर लेना। तो उसे कहते हैं फॉर फीचर करना। तो फॉर फीचर इन शेयर्स के अकॉर्डिंग क्या? देखो, सिचुएशन ऐसे क्रिएट होती है कि जनरली कोई भी जो कंपनी होती है, सपोज अपना एग्जांपल देते हैं कि अगर सपोज मेरी कंपनी है और मैंने शेयर इशू किए हैं, जैसे जनरली हम लोग हर सम में देखते हैं वैसे ही, कि मैंने शेयर इशू किए, 10 रुपये का शेयर है, कि जिसमें मैंने एप्लीकेशन में 3 रुपये मंगवाए, अलॉटमेंट में 4 रुपये मंगवाए, फिर कॉल्स में 3 रुपये मंगवाए। हर सम में ऐसा ही होता था ना, कि अलग अलग मैं इंस्टॉलमेंट में मंगवा रहा हूँ, कि मैंने 10 रुपये ऐसे अलग अलग करके मंगवाए हैं। अब ऐसा है कि कोई पर्सन था, कोई भी ABC नाम का पर्सन, कोई भी पर्सन हो, कि उसने एप्लीकेशन के 3 रुपये दिए, बराबर। फिर अलॉटमेंट के 4 रुपये उसने नहीं दिए। अब नहीं दिए तो हम लोग क्या करते हैं? कॉल्स इन एरियर्स करते हैं, बराबर ना, कॉल्स इन एरियर्स करते हैं उसके। तो अलॉटमेंट के 4 रुपये उसने नहीं दिए, फिर कॉल का टाइमिंग आया तो चलो उसने कहा था कि अभी अलॉटमेंट में नहीं दे रहा हूँ, कॉल के वक्त बाद में दे दूंगा। होता है ना, कॉल्स इन एरियर्स के पैसे रिटर्न मिलते हैं ना, हमने आगे के सम में देखा था वैसा, बराबर। कि कोई पर्सन है जिसने एप्लीकेशन के वक्त पैसे दिए उसने, बराबर, अलॉटमेंट के वक्त नहीं दिए, फिर कॉल्स के वक्त उसने कहा था कि दूंगा, उस वक्त भी नहीं दिए। अब सबने पूरे 10 रुपये दे दिए, लेकिन उसके बाकी हैं। हमने उसको, कंपनी ने उसको बहुत बार नोटिस भेजा, फ़ोन किया कि भाई आपने जो शेयर खरीदे हैं उस शेयर के खाली एप्लीकेशन के ही पैसे दिए हैं, अलॉटमेंट और कॉल के तो दिए ही नहीं हैं, भाई लाओ। है कि नहीं? मेरी अगर कंपनी होगी, आपने मेरे 1000 शेयर खरीदे हैं और 1000 शेयर के आपने खाली एप्लीकेशन के पैसे दिए, अलॉटमेंट के नहीं दे रहे हो, कॉल के नहीं दे रहे हो, मैं आपको बार बार फ़ोन कर रहा हूँ कि भाई आपके पैसे बाकी हैं शेयर के, लाओ। मेरी कंपनी होगी तो मैं आपको नोटिस भेजूँगा, मैसेज भेजूँगा, मेल भेजूँगा, फ़ोन करूँगा कि भाई आपके पैसे बाकी हैं, आप लाओ। फिर भी आप नहीं दे रहे हो, तो मैं क्या करूँगा पता है? आपके सभी शेयर में कैंसल कर दूँगा। कंपनी मेरी है, पूरा राइट, पूरा पावर मेरे हाथ में है ना। तो मैंने जो आपको 1000 रुपये के 1000 शेयर्स दिए थे ना, वो 1000 शेयर मैं आपके कैंसल कर दूंगा, जो कहलाते हैं मैं आपके शेयर जब्त कर लूँगा, उसे कहते हैं फॉर फीचर कर लूँगा, बराबर। फॉर फीचर मीन्स क्या? जब्त कर लेना। कि आपने खाली मुझे एप्लीकेशन के पैसे दिए और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरी कंपनी है, मुझे पैसों की ज़रूर थी, तभी तो मैंने आपसे पैसे मांगे ना। मेरी कंपनी में शेयर क्यों इश्यू करूँगा? क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूर है, इसलिए मैं शेयर इश्यू करूँगा ना। तब उस वक्त आपने कहा कि भाई आपको 1000 शेयर चाहिए, मैंने कहा ठीक है, ये 1000 शेयर, बराबर। तो आपने एप्लीकेशन के मुझे पैसे दिए, फिर अलॉटमेंट के नहीं दे रहे हो, कॉल के नहीं दे रहे हो, मैं बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे पैसों की ज़रूर कि भाई लाओ पैसे, आप दे ही नहीं रहे हो, तो मैं क्या करूँगा? आपके सभी शेयर कैंसिल कर दूँगा। और वो जो आपके 1000 शेयर है ना, आपके नाम से कैंसिल करके मैं किसी और को बेच दूँगा। है कि नहीं? कि मैं किसी और को वो 1000 शेयर दे दूँ, तो इससे अच्छा वो मुझे पूरे पैसे देगा कि नहीं? आपसे तो मैं इतनी बार मांग रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे ही नहीं रहे हो। समझ आ रहा है? इस सिचुएशन को कहते हैं फॉर फीचर करना। कि जब शेयर होल्डर वो कोई भी अलॉटमेंट, कॉल, उसके पैसे अगर नहीं दे रहे हो ना, तो उसके शेयर जब्त कर दिए जाते हैं। पहले उसे 2-3 बार नोटिस देते हैं कि भाई तुम पैसे देने वाले हो कि नहीं देने वाले हो। अगर वो नोटिस का आंसर नहीं दे रहा है, या तो अगर वो पैसे देने लायक नहीं है, तो उसके शेयर जब्त कर दिए जाते हैं, फिर वो शेयर किसी और को बेच देते हैं।
और उसने शेयर के अभी तक जितने पैसे दिए भी होंगे ना, वो भी मैं जब्त कर लूँगा, वो भी मैं फॉरफीचर कर लूँगा। मतलब ऐसा कि देखो आपके पास 1000 शेयर हैं, बराबर, मैंने आपको 1000 शेयर दिए, 1000 शेयर कितने रुपए, 10 रुपए के हिसाब से, मतलब टोटल आपको मुझे 10,000 रुपये देने हैं ना, एक शेयर के 10 रुपये, तो 1000 शेयर के कितने होते हैं, 10,000 रुपये। तो 10,000 आपको मुझे देने हैं, जो मैंने 3 इंस्टॉलमेंट में मंगवाए, कि एप्लीकेशन के वक्त 3 रुपये मंगवाए, अलॉटमेंट के 4 रुपये, और समझो कॉल के वक्त भी मैंने 3 रुपये मंगवाए। होती है ना यही सिचुएशन, बराबर। तो आपको मुझे 10,000 रुपये देने हैं, मेरी कंपनी है, मैंने आपको 1000 शेयर दिए, तो आप मुझे 10,000 रुपये दोगे, जिसमें एप्लीकेशन के वक्त 3 रुपये, मतलब 3,000 रुपये आप मुझे दोगे। सही बात है। तो पहले आपने 3,000 मुझे भेजे, फिर अलॉटमेंट का टाइमिंग आया तो 4 रुपये के हिसाब से आपके 1000 शेयर, मतलब मैंने आपसे 4,000 रुपये मांगे, तो आपने दिए ही नहीं, बाद में दूंगा, चलो ठीक है बाद में देंगे। फिर कॉल के वक्त 3 रुपये, अब 3,000 और मांगे कि भाई पहले के 4 भी बाकी है, अब 3 भी, तो लाओ 7,000 रुपये, तो आपने अभी भी नहीं दिए। तो मैं क्या करूँगा, आपके सभी शेयर कैंसिल कर लूँगा और जब्त कर लूँगा। जब्त क्या करूँगा पता है, कि आपने जो पहले 3,000 रुपये दिए ना, अब वो भी मैं आपको रिटर्न नहीं करूँगा। कंपनी यही करती है कि अगर मेरी कंपनी हो और मैं अगर आपके शेयर फॉरफीचर कर रहा हूँ ना, कैंसिल कर रहा हूँ, तो शेयर के जितने भी रुपए आपने अभी तक दिए होंगे ना, वो रुपए भी अब कंपनी के हो गए, मतलब मेरे हो गए, वो रुपए भी आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। ये कंपनी की पॉलिसी होती है, बराबर। ये कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट कहलाता है, कि जो ये एक्स्ट्रा रुपए मिलते हैं, समझे। कि आपने मुझे एप्लीकेशन के वक्त 3 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये दिए, बाकी के पैसे दिए ही नहीं, तो वो 3,000 मैं आपको रिटर्न नहीं करूँगा, वो 3,000 भी मेरे हो गए, आपके शेयर्स भी मेरे हो गए, और जो आपके 1000 शेयर थे ना, वो मैं किसी और को बेच दूंगा और उससे 10,000 रुपये पूरे लूँगा, है कि नहीं। आपके शेयर में किसी और को बेच दूँ तो वो तो मुझे 10 रुपये पूरे देगा कि नहीं, एप्लीकेशन के भी, अलॉटमेंट के भी, कॉल्स के भी, मतलब वो 10,000 भी मिले, और आपके जो 3,000 रुपये वो भी अब मैंने जब्त कर लिए। जब्त इसे कहते हैं, फॉरफीचर इसे कहते हैं, कि जो अमाउंट आपने दी है वो तो मैंने जब्त कर ही ली है, और इसके साथ साथ आपके शेयर्स भी अब कंपनी के नाम के हो गए, कि अब कंपनी वो शेयर किसी और को बेच सकती है। समझ आ रही है सिचुएशन। फॉरफीचर क्या, वो क्लियर हुआ ना माइंड में। तो अब उस वक्त एंट्रीज कैसे करते हैं वो समझना है, कि देखो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ये तो एंट्रीज आएगी। अब उसके बाद अगर कंपनी ने शेयर जब्त किए हैं ना, तो उसकी अलग एंट्रीज। आपको याद है ना, एप्लीकेशन की 3 एंट्रीज करते थे, अलॉटमेंट की 3 एंट्री होती थी, कॉल की 3 एंट्री होती थी। अब उसके बाद अलग फॉरफीचर की 3 एंट्रीज आएगी, बराबर। सम में ये तीनों तो रेगुलर रहेंगे ही, अब एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होगी उसमें। तो फॉरफीचर में कैसे एंट्री करते हैं पता है, 3 एंट्री क्या, तो वो 3 सिचुएशन में एंट्री। फॉरफीचर की हमेशा 3 एंट्री होगी, जो 3 सिचुएशन में होगी। पहली एंट्री होगी फॉरफीचर की, कि रुपए जब्त कर लेना, बराबर। आपने जो मुझे फ़िलहाल एप्लीकेशन के रुपए दिए होंगे 3,000, वो 3,000 में जब्त कर लूँगा, तो उसकी एंट्री। दूसरी एंट्री होगी री इश्यू की एंट्री। री इश्यू मतलब आपके जो शेयर मैंने जब्त कर लिए वो मैं किसी और को इश्यू कर दूंगा। री इश्यू मतलब किसी और को बेच दूंगा, वो सेकेंड एंट्री करूंगा। और तीसरी एंट्री होगी ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र कहाँ पर, कि देखो आपने जो मुझे 3,000 रुपये पहले दिए थे वो तो अब मैं आपको रिटर्न नहीं करने वाला ना, बराबर ना। एप्लीकेशन के जो मुझे 3,000 मिलेंगे, या जितने भी रुपए आपने अभी तक दिए, समझो मुझे आपसे 10 रुपये मंगवाने हैं, उसमें से आपने फ़िलहाल 5 रुपये दिए हैं, 5 रुपये बाकी रखे, वो आप दे ही नहीं रहे हो, तो आपके 5 रुपये भी मैं जब्त कर लूँगा। वो 5 रुपये भी मैं आपको रिटर्न करूँगा नहीं। दूसरे 5 दे ही नहीं रहे हो, तो पहले 5 भी अब मेरे हो गए, और आपके शेयर्स में किसी और को बेच दूँगा। तो वो जो पहले 5 मेरे नाम पे हो गए ना, उसे फिर ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिज़र्व में। उसे ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिज़र्व, मतलब वो अब मेरी कैपिटल, वो अब मेरे पैसे हो गए, अब मुझे रिटर्न करने ही नहीं है, ये मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। तो फॉरफीचर के वक्त 3 सिचुएशन आती है, पहले जब्त करना, फिर री इश्यू करना, फिर ट्रांसफ़र करना। पहले फॉरफीचर, फिर री इश्यू, फिर ट्रांसफ़र, ये याद रखना बेटा। और
पक्की तरह से याद रखना, आगे के सभी सम ये सिचुएशन आएगी ही आएगी। अब पहले जब्त करना, तो जब्त करते वक्त क्या सिचुएशन आती है, उसकी एंट्री कैसे करते हैं? तो उसकी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट, ये एंट्री। अब इसमें समझो कि जैसे समझो कि 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर है पूरा, कि जिसमें एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, कॉल पे 3 रुपये मंगवाए हैं, वही सिचुएशन ना। तब अब किसी ने वो पैसे नहीं दिए तो उसके शेयर जब्त करने हैं, तो जब्त करते वक्त एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ शेयर कैपिटल में वो लिखते हैं पूरे रुपए, कितने लिखते हैं? पूरे रुपए। भाई पूरे कितने का है? 10 रुपये का है, तो पूरे 10 रुपये वो ऊपर लिखते हैं, बराबर। 10 रुपये मतलब जितने शेयर हो, भाई मैंने आपके 1000 शेयर अगर जब्त किए हैं तो 1000 शेयर के 10 रुपये, कैपिटल में कितना लिखा जाएगा? 10,000 रुपये। ओके, ये नोट करना, बोल रहा हूँ, नोट करना, सुनना ध्यान से। शेयर कैपिटल में लिखा जाएंगे पूरे रुपए, फिर लिखा जाएगा क्रेडिट में टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर में लिखा जाएगा कि अभी तक आपने मुझे कितने रुपए दिए हैं जो मैंने जब्त कर लिए। कि समझो 10 में से आपने एप्लीकेशन के 3 रुपए दिए, बाकी दे ही नहीं रहे हो, बराबर। एप्लीकेशन के 3 दिए, बाकी के नहीं दे रहे हो, तो जो एप्लीकेशन के 3 रुपए आपने दिए ना, वो मैं यहाँ पे जब्त कर लूँगा। टू फॉरफिटेड शेयर, कि जिसमें जितने रुपए जब्त किए वो यहाँ पे लिखते हैं। एंड टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल, मतलब जो जो रुपए नहीं मिले ना, जिसके जिसके रुपए आपने नहीं दिए वो यहाँ पे लिखते हैं। भाई आपने अलॉटमेंट के नहीं दिए, कॉल मतलब जो फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, जैसा सब में लिखा हुआ हो, तो जो जो नहीं दिए वो यहाँ पे लिखेंगे, बराबर। जो नहीं दिए वो यहाँ पे, और जो दिए वो ये शेयर फॉरफिटेड में, टोटल अमाउंट डेबिट में। तो एंट्री ऐसे हो जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसमें टोटल अमाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर, जितने रुपए आपने अभी तक दिए हैं, एंड टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल, जो जो आपने नहीं दिए हैं, बराबर। सम आएगा ना तो क्लियर होगा, बाकी ये रूल लिखना है इसमें। और अगर वही अगर प्रीमियम पे हो, हमने आगे के सम भी देखे थे कि कितनी बार कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पे इश्यू करती है ना। 10 रुपये का शेयर, उसमें जो है वो 5-10 रुपये और बढ़ाकर, एक आध तो सम भी देखा था, 10 रुपये का शेयर 60 रुपीज़ बढ़ाकर बेच रहे थे, कंपनी का नाम था इसीलिए। तो जब अगर प्रीमियम पे हो ना, और अगर प्रीमियम के पैसे न मिले तो ये एंट्री करते हैं। ये सिचुएशन आएगी ना, ये स्पेशल सिचुएशन है, कोई कोई सम में ही होगी, सब में नहीं, एक आध सम ही होगा इसका, जो मैं उस वक्त नोट करवाऊंगा कि अगर प्रीमियम के पैसे नहीं मिल रहे हैं तो एंट्री तो वही होगी, सिर्फ शेयर कैपिटल के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, वो भी डेबिट में लिखेंगे, बाकी की चीज़ें सेम। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाला फ़िलहाल सिर्फ लिख के रखना रूल, जब ये आएगा ना सम, तब उस वक्त मैं नोट करवाऊँगा। और इसमें ऊपर नोट लिख देना कि अगर प्रीमियम के पैसे न मिले तो ये एंट्री करते हैं, बराबर। प्रीमियम के पैसे न मिले तो, बाकी ये नॉर्मल एंट्री आएगी, 90% यही आएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल, पहली ये एंट्री। दूसरी एंट्री होगी री इश्यू करने की, ये तो जब्त कर लिए, अब उसे री इश्यू करना है। री इश्यू मतलब अब फिर से किसी और को बेच दूंगा, आपसे मैंने जब्त कर लिया, अब तो आपके शेयर किसी और को बेच दूँ ना, तो वो बेचूंगा कैसे? री इश्यू के वक्त 3 कंडीशन होगी। कैसे बेचूंगा? या तो एट पर मतलब पूरी वैल्यू पे, कंप्लीट जो फेस वैल्यू होती है वो, मतलब 10 रुपये का शेयर है, वो किसी और को 10 रुपये में ही बेचूं, कम ज़्यादा में नहीं, बराबर। किसी और को 10 में ही बेचूंगा, तो वो एट पर। तो उसकी सिचुएशन आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट, पैसे मिलेंगे ना, जब मैं री इशू करूँगा तो पैसे मिलेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें एट पर पूरे रुपए, भाई पूरे 10 रुपये, समझे। या तो दूसरी सिचुएशन होगी कि अगर मैं री इशू कर रहा हूँ प्रीमियम पे, किस पे री इशू कर रहा हूँ? प्रीमियम पे, मतलब आपसे तो मैंने जब्त कर लिए 10 रुपये के हिसाब से, लेकिन किसी और को मैं बेचूंगा उसे 15 रुपये में, भाई मेरी कंपनी की डिमांड होगी, सही बात ना। आप नहीं खरीद रहे हो तो भले मत खरीदो, कोई और तो मेरा ज़्यादा पैसे में भी खरीदेगा,
बरोबर ना। तो आपसे भले मैंने 10 रुपये में जब्त किए, लेकिन किसी और को मैं पैसे चढ़ाकर 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये या जितने चाहे उतने में बेच सकता हूँ, मतलब एट प्रीमियम में बेच सकता हूँ। तो अगर प्रीमियम में बेचा हो ना, री इश्यू किया हो प्रीमियम पे, तो फिर एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बैंक अकाउंट में पूरे रुपए मिलेंगे, भाई समझो 10 की जगह 15 में इश्यू किया है तो 15 रुपये यहाँ पे बैंक में। टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में 10 रुपये जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, और सिक्योरिटी प्रीमियम जितने रुपए मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं, 10 की जगह 15 में बेचा है तो बाकी के 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में। ओके, तो अगर प्रीमियम पे इश्यू किया हो तो ये, और अगर डिस्काउंट पे इश्यू किया हो, मतलब आपसे मैंने जब्त किया 10 रुपये में, लेकिन किसी और को 8 में ही बेच दिया, चलो जाने दो, कि आपके तो वैसे भी मुझे 3 रुपये पहले ही मिल चुके थे ना, वो तो मैंने जब्त कर ही लिए, तो किसी और को अगर मैं 8 में भी बेच दूँ तो भी 1 रुपये का फ़ायदा हुआ मुझे, बराबर ना। 1 शेयर पे 1 रुपये का, तो 1000 शेयर पे 1000 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। मतलब आपसे मैंने जब्त किए थे तो आपने एप्लीकेशन के 3 रुपये मुझे दिए थे, वो तो अब मैं आपको रिटर्न करूँगा ही नहीं, तो 3 रुपये तो मुझे पूरे ही मिल गए। अब किसी और को मैं बेचूंगा ना, तो वो 10 रुपये का शेयर मैं 8 में भी बेच सकता हूँ, 2 रुपये का नुकसान चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 रुपये का फ़ायदा तो मुझे हो चुका है, तो उसमें से 2 रुपये अगर मैं किसी और को कम भी दे दूँ तो भी मुझे 1 रुपये का फ़ायदा तो हुआ ना, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर डिस्काउंट पे दे रहे हैं, 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में, 7 रुपये में, 6 रुपये में, जितना भी हो, जैसी कंपनी की इच्छा। तो अगर डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो एंट्री ऐसे होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। ये फॉरफिटेड शेयर यहाँ पे डिस्काउंट का माना जाता है। यहाँ बैंक अकाउंट में जितने रुपए में आपने बेचा है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट ये होता है डिस्काउंट का, कि जितना आपने डिस्काउंट दिया, क्योंकि वो उसमें डिस्काउंट नहीं लिखते, जितना आपने डिस्काउंट दिया है ना, उसकी भरपाई जितने आपने जब्त किए हैं उसी में से ही की जाती है। मैं 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में किसी और को दूंगा तो मुझे 2 रुपये का नुकसान हुआ ना, लेकिन वो नुकसान थोड़ी, मैंने पहले ही किसी के 3 रुपये तो जब्त कर लिए थे, तो वो नुकसान उसी 3 रुपये में से भरपाई हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, फॉरफिटेड शेयर। ये फॉरफिटेड शेयर वही जो यहाँ पे हम लोग जब्त करते हैं, जितने जब्त किए उसी में से ही डिस्काउंट देना है, बराबर। ये सम आएगा ना तो क्लियर होगा, ध्यान देना कि बैंक अकाउंट डेबिट जितने में मैंने दिया, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट जितना डिस्काउंट होगा, समझो 8 रुपये में दिया, 2 रुपये का डिस्काउंट, और टू शेयर कैपिटल, जहाँ जहाँ पे शेयर कैपिटल हो ना तो उसमें तो पूरे रुपए 10, बराबर। तो जब री इश्यू करना हो तो सब में चेक करेंगे कि क्या दिया हुआ है, एट पर, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। जैसा हो उन तीनों में से एक एंट्री, तीनों एंट्री साथ में नहीं होगी, तीनों में से कोई एक एंट्री होगी जो सिचुएशन हो। और आखिरी में ट्रांसफ़र करना, आखिरी में ट्रांसफ़र करना, क्या ट्रांसफ़र करना, तो जो जब्त किए होंगे ना मैंने, 3 रुपये आपसे जब्त कर रही है, वो आपको रिटर्न तो देने नहीं है, तो वो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दूंगा कि अब ये मेरे कैपिटल हो गई, अब ये मेरे पैसे हो गए, मुझे किसी को देने नहीं है। तो इसलिए ट्रांसफ़र में एक ही एंट्री होती है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, जितने रुपए मैंने जब्त किए हैं, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व, मतलब कैपिटल रिजर्व में मैं उसे ट्रांसफ़र करूँगा, बराबर। समझ आई बात है। तो पहले है ना, ये पूरा रूल आप लोग लिख लो फॉर फीचर शेयर का, और फिर से ध्यान से एक बार सब चीज़ें समझ लो, लिखते वक्त ध्यान से समझना, क्योंकि आगे के सभी सम में यही एंट्रीज ही होने वाली है। पहले फॉर फीचर जब्त करना, इन दोनों में से जो सिचुएशन हो, फिर री इशू करना, इन 3 में से जो सिचुएशन हो, और उसके बाद ट्रांसफ़र करना, उसमें तो यही सिचुएशन आएगी, जो बचा वो पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र, ठीक है। तो इसे लिख लो। तो उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 12, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है जो हम लोग इस सिचुएशन के हिसाब से सम करेंगे, बराबर। चलो देखो अब कि अब आपकी टेक्स्ट बुक में फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो कि देखो अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है।
उसमें लिखा हुआ है कि राइट जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। यहाँ पे है ना क्वेश्चन नंबर 12 में 3 सम दिए हुए हैं, छोटे छोटे 3 सम। जनरली देखो कि सम में क्या होता है, पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं, फिर अलॉटमेंट की, फिर कॉल की, उसके बाद फिर फोर्थ वाला फॉर फीचर की एंट्रीज करेंगे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली फॉर फीचर की एंट्री करनी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, उसकी एंट्री यहाँ पर करनी नहीं है, बराबर ना। वो इस सम में नहीं दिया, 12th वाले में नहीं है, आगे आएगा वो। अभी खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सिर्फ फॉर फीचर की 3 एंट्री करते हैं ना, वो एंट्री करनी है हमें। भाई पहले वाले सम में भी 3 एंट्री होगी, दूसरे में भी और तीसरे में भी, तीनों में 3-3 एंट्रीज होगी, ठीक है। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन देखें कि उसमें फॉर फीचर की कैसे एंट्री करनी है। लिखा हुआ है उसमें कि कंपनी फॉरफिटेड 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ अ शेयर होल्डर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 4 पर शेयर एंड कॉल मनी 3 पर शेयर। This shareholder has paid ₹3 per share with application and forfeited share were reissued at ₹8 per share. सिचुएशन कैसी है कि किसी के पास 800 शेयर थे, भाई किसी के पास थे 800 शेयर, उस 800 शेयर को हमने जब्त कर लिया क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए थे, बराबर। उसने पैसे नहीं दिए थे कि किसी के, यहाँ रफ में पहले बता रहा हूँ कि 800 शेयर मैंने जब्त कर लिए। वो 800 शेयर थे 10 रुपये के हिसाब से, कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से। अब उस 10 रुपये में से लिखा हुआ है कि नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 4 एंड कॉल मनी 3 पर शेयर एंड द शेयर होल्डर हैज़ पेड ₹3 पर शेयर विथ एप्लीकेशन, कि उसने एप्लीकेशन के 3 रुपये दिए, फिर अलॉटमेंट के 4 रुपये, फिर कॉल के 3 रुपये वो उसने नहीं दिए, बराबर। मतलब 10 रुपये में से पहली सिचुएशन 3 रुपये एप्लीकेशन के उसने दिए हैं, बराबर। फिर 4 रुपये अलॉटमेंट के उसने नहीं दिए और उसके बाद 3 रुपये कॉल के, फाइनल कॉल के भी उसने नहीं दिए, बराबर। ये मैंने रफ में लिखा, आप लोग भी चाहिए तो पहले से रफ में लिख सकते हो क्योंकि फिर एंट्री में अमाउंट लिखने में इजी रहेगा आपको। कि 10 रुपये के शेयर में से किसी के पास 800 शेयर थे, उसमें से उसने 3 रुपये दिए, फिर अलॉटमेंट के, कॉल के उसने नहीं दिए हैं, बराबर। और फिर जो उसका 10 रुपये का शेयर था ना, वो किसी और को हमने 8 रुपये में बेच दिया। लिखा है ना, फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एट 8 पर शेयर, 8 रुपये में, मतलब डिस्काउंट पे दिया। वो एंट्री लिखवाई थी ना डिस्काउंट वाली, कि डिस्काउंट पे किसी को हमने दे दिया है। तो देखो इनकी एंट्रीज कैसे करेंगे। सबसे पहली एंट्री, ये फर्स्ट वाले में पहली एंट्री वो होती है फॉरफिटेड शेयर की एंट्री, मतलब हमने जब्त किया वो। तो जब्त किया ना, तो यहाँ समझना बेटा, एंट्री में समझना, फर्स्ट वाले में फर्स्ट एंट्री, तो सबसे पहली एंट्री होती है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट एंड टू, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उस शेयर कैपिटल में लिखते हैं पूरे रुपए मतलब कितने, 10 रुपये। यहाँ फॉरफिटेड शेयर के सामने क्रेडिट में लिखते हैं जितने रुपए मिले वो वहाँ लिखते हैं, और उसके नीचे हर एक नाम वो लिखते हैं कि जिसके पैसे हमें नहीं मिले। तो यहाँ किसके नहीं मिले, अलॉटमेंट के नहीं मिले, कॉल के नहीं मिले, ऐसा ना। तो जिसके नहीं मिले ना वो नाम लिखते हैं। अगर खाली कॉल के ना मिले हो तो यहाँ पे एक ही लिखना, टू कॉल शेयर्स कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कॉल अकाउंट। अगर अलॉटमेंट कॉल दोनों नहीं मिले हैं तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, दोनों लिखेंगे। जिसके रुपए मिले वो यहाँ लिख देते हैं फॉरफिटेड, वहाँ एप्लीकेशन नहीं लिखते कि एप्लीकेशन के मिले, ऐसा नहीं लिखते, वहाँ पे लिखते हैं फॉरफिटेड शेयर, जो मिले हमें, और जो नहीं मिले वो यहाँ पे नाम लिखते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा कि टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट उसके नहीं मिले थे, और टू शेयर कॉल अकाउंट, उसमें कॉल ही लिखा हुआ है ना, फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल लिखा हो तो वो लिखेंगे।
यहाँ पे तो कॉल ही लिखा हुआ है, तो टू कॉल अकाउंट, बराबर। और अमाउंट में कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, डेबिट में शेयर कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट में पूरे रुपए लिखते हैं, पूरे मतलब कितने, 10 रुपये, खाली 10 नहीं, 800 शेयर के 10 रुपये, तो 800 शेयर के 10 रुपये कितने हुए, तो 8000 रुपये, शेयर कैपिटल 8000 रुपये। उसमें से फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड मतलब हमने जितने जब्त किए, भाई कितने जब्त किए, कितने मिले थे हमें, 3 रुपये, ये जब्त कर लिए ना, क्योंकि ये 3 रुपये अब वापस नहीं देंगे हम लोग, ये 3 रुपये रिटर्न नहीं करने वाले, ये अपने हो गए, इसलिए उसे लिखते हैं फॉरफिटेड में, मतलब जब्त कर लिए मैंने उसे, अब ये वापस नहीं करूँगा मैं, जो करना है करो। तो इसलिए ये जो 3 रुपये हैं, तो वो 3 रुपये यहाँ पे लिखेंगे जो रुपए मिले उसके, खाली 3 नहीं, 800 शेयर के 3 रुपये, तो 8 3 ज़ा 24, 2400 रुपीज़ वो मैंने जब्त कर लिए, बराबर। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो शेयर अलॉटमेंट मतलब जो नहीं मिले वो, तो कितने नहीं मिले, 4 रुपये नहीं मिले मुझे, अलॉटमेंट के 4 रुपये नहीं मिले, तो 4 नहीं, 800 शेयर के 4 रुपये, मतलब कितने हो जाएंगे, 3200, 3200 नहीं मिले। और 2 शेयर कॉल अकाउंट, भाई कॉल के भी नहीं मिले, कॉल के कितने, 3 रुपये नहीं मिले, 800 शेयर के 3 रुपये, मतलब के 2400 रुपीज़। तो इन तीनों का टोटल वो ये 8000 होगा ना, जर्नल एंट्री में तो डेबिट क्रेडिट सेम ही होना चाहिए ना, बराबर। तो ये पहली एंट्री हो गई, मैंने जब्त कर ली है। अब दूसरी एंट्री इसी में ही सेकंड, पहले सम में ही है, फर्स्ट सम में ही, अभी सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री होती है री इश्यू की, री इश्यू करना। अब री इश्यू करते वक्त चेक करते हैं कैसे री इश्यू किया है, एट पर मतलब पूरी वैल्यू पे, डिस्काउंट पे कि प्रीमियम पे। तो आपके इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि 8 रुपये में री इश्यू किया, मतलब 10 रुपये का शेयर वो 8 रुपये में दे दिया, मतलब डिस्काउंट पे दिया होगा ना, तो वो डिस्काउंट वाला रूल लिखवाया था ना, वही एंट्री करनी है। देखो एंट्री वही करनी है, अमाउंट बदलेगी, एंट्री नहीं बदलेगी किसी में भी। तो फिर डिस्काउंट वाली एंट्री करें, तो डिस्काउंट वाली एंट्री में ऐसे आता है कि बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, याद करना डिस्काउंट वाली एंट्री जो लिखवाई थी पहले, वो रूल याद ही कर लेना, तो वही लिखना है। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसा। तो जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में रुपए लिखेंगे जितने में हमने इश्यू किया है उतने मिलेंगे ना, 10 रुपये का शेयर कितने में दिया, 8 रुपये में दिया ना, 10 का शेयर हमने 8 रुपये में दिया, मतलब हमें 8 रुपये मिलेंगे ना, मिलेंगे कि नहीं। तो वो बैंक में लिखेंगे ये 8 रुपये, खाली 8 रुपये नहीं, 800 शेयर के 8 रुपये, बराबर। खाली 8 रुपये कोई लिखता है क्या जर्नल एंट्री में, 800 शेयर के 8 रुपये, क्योंकि हमने 800 शेयर री इश्यू किए हैं। तो 8 8 ज़ा कितना मिलेगा हमें, 6400, 6400 बैंक में। शेयर फॉरफिटेड या फॉरफिटेड शेयर, उसमें लिखते हैं डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट दिया, तो 10 का शेयर हमने 8 में दिया, मतलब डिस्काउंट कितने का हुआ, 2 रुपये का, 2 रुपये का डिस्काउंट हुआ ना, तो 2 रुपये 800 के हिसाब से, 800 शेयर के 2 रुपये, तो वो कितने हो गए हमारे, 1600 रुपये, 1600 रुपये का डिस्काउंट। और 2 शेयर कैपिटल, कैपिटल में तो हमेशा पूरे रुपए लिखते हैं, तो शेयर कैपिटल में कितने, 10 रुपये, मतलब 800 शेयर के 10 रुपये, 8000 रुपये। तो इसमें भी इन दोनों का टोटल यही आएगा ना, 8000। ये सेकेंड एंट्री भी हो गई री इश्यू की। अब समझ में आया री इश्यू कैसे करना है। और फिर थर्ड स्टेप क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करना, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना, कि जो मैंने रुपए जब्त कर लिए ना उसको ट्रांसफ़र कर दूँ कैपिटल रिजर्व में, कि वो तो मेरे रुपए हो गए। तो उसे ट्रांसफ़र ऐसा करते हैं, उसके लिए एंट्री आती है एक ही, कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बराबर। अब यहाँ कितने ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट देख रहे हो ना उतने ही ट्रांसफ़र करते हैं,
लेकिन उसमें ऐसा गिनते हैं, ध्यान देना कि यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर कितना गिना था हमने, 2400 रुपये। 2400 रुपये मैंने जब्त कर लिए थे जो मैं वापस नहीं दूंगा, लेकिन इस 2400 रुपये में से 1600 रुपये का मैंने डिस्काउंट दे दिया था। देखो फॉरफिटेड शेयर यहाँ क्रेडिट में, तो उतना ही यहाँ डेबिट में लिखा, 1600 रुपये का डिस्काउंट दिया ना, बराबर। कि देखो 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में दे दिया तो 2 रुपये का नुकसान। वो नुकसान मैं कहाँ पे भरपाई करूँगा, तो जो मैंने जब्त किए हैं, जो जब्त कर लिए थे मैंने रुपए, उसी में से ही भरपाई करूँगा कि नहीं मैं, बराबर ना। तो इसमें ऐसे काउंट करेंगे कि देखो मैंने मुझे 2400 रुपये पहले जब्त कर लिए थे, उसमें से 1600 रुपये का डिस्काउंट दे दिया था। अब बाकी जो बचेंगे ना मेरे, वो मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दूंगा, बराबर ना। बाकी जो बचेंगे उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करूंगा। तो अब कितने बचे, 2400 में से 1600 का डिस्काउंट दे दिया तो बाकी बचे मेरे 800 रुपये। कितने बचे, 800 रुपये बचे। उसमें शेयर मत गिनना, उसमें तो ये पूरे रुपए ही कि 2400 रुपये ही ट्रांसफ़र किए थे, सॉरी जब्त किए थे, उसमें से 1600 रुपये का ही डिस्काउंट दिया था, तो बाकी बचे हुए 800 रुपये, वो 800 रुपये में ट्रांसफ़र कर दूंगा, बराबर। तो ये तीसरी एंट्री ट्रांसफ़र की भी हो गई, समझे ना। ट्रांसफ़र में हमेशा इन दोनों का माइनस, ये शेयर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, तो ये जो क्रेडिट में फॉरफिटेड शेयर है और ये डेबिट में है, इन दोनों का माइनस। अगर यहाँ डिस्काउंट में ना होता ना, समझो एट पर होता, री इश्यू करते वक्त एट पर मतलब पूरी वैल्यू पे री इश्यू किया, तो ये पूरे 2400 रुपये ही हम लोग ट्रांसफ़र कर देते। या तो अगर प्रीमियम पे दिया तो डिस्काउंट नहीं देना पड़ता ना हमें, तो भी ये पूरे ही रुपए हम लोग ट्रांसफ़र कर देते। समझ आई बात। तो 12th वाले में पहला सम हुआ ना, उसमें 3 सिचुएशन देख ली। अब सेकंड सम 12th वाले में ही सेकंड, उसमें भी ऐसे ही 3 एंट्रीज करनी है। एंट्रीज सेम, नाम बदलेगा, अमाउंट बदलेगी। अब देखो सेकंड में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि आरके कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑफ सुनील। कोई सुनील नाम का पर्सन है जिसके पास 600 शेयर थे और उसने रुपए नहीं दिए होंगे, उसके शेयर जब्त कर लिए हमने। सुनील हैज़ पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 per share but had not paid ₹3 per share and 2 per share on first and second call respectively. And out of the forfeited share, 400 share were reissued at ₹6 per share to मित्तल। ठीक है, देखो सिचुएशन ऐसी है कि कोई सुनील नाम का पर्सन है जिसके पास 600 शेयर हैं। वो 600 शेयर 10 रुपये के हिसाब से वो हमने जब्त कर लिए। उसमें से सुनील ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के मिलाकर 5 रुपये दिए हैं। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट उसके मिलाकर 5 रुपये दिए उसने, ये दिए हैं, ऐसा लिखा हुआ है ना, बराबर ना। लिखा हुआ है ना, सुनील हैज़ पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ₹5। अब उसमें से कितना भी हो सकता है ना, 3 इसके 2 इसके, क्या फ़र्क पड़ता है, 5 रुपये उसने दिए हैं। और उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल के 3 रुपये, लिखा हुआ है ना ₹3 पर शेयर ऑफ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के 3 रुपये और सेकंड कॉल के 2 रुपये वो उसने दिए नहीं, बराबर। फर्स्ट कॉल के 3 रुपये और सेकंड कॉल के 2 रुपये उसने नहीं दिए। अब ये कॉल में तो मैंने बोला था ना, कोई भी नाम हो सकता है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, जो भी कहे। इसमें खाली कॉल था। अब इसमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के उसने नहीं दिए, 5 रुपये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के मिलाकर दिए थे, बराबर। और उसमें दिया हुआ है कि 600 शेयर में से 400 शेयर किसी और को बेचे, सब नहीं बेचे भाई, 600 में से 400 शेयर किसी और को बेचे हैं, और वो कितने में, 6 रुपये में, डिस्काउंट में बेच दिया होगा किसी और को, बराबर। तो देखो इनकी एंट्री कैसे करते हैं। पहली एंट्री तो वही होगी कि शेयर फॉर फीचर करना, जब्त करना, पहली एंट्री तो सेम ही ना। ऊपर लिखेंगे कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर लिखेंगे कि टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, मतलब इसमें लिखते हैं जितने रुपए मिले, और जो जो नहीं मिले वो उसके बाद नाम लिखते हैं, किसके किसके नहीं मिले, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के नहीं मिले, तो उसमें लिखते हैं टू फर्स्ट कॉल अकाउंट,
टू फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू सेकेंड कॉल अकाउंट। उसमें नाम ही दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकेंड के नहीं मिले तो वो यहाँ पे। तो अमाउंट में कैसे लिखेंगे, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में लिखते हैं पूरे रुपए। पूरे रुपए मतलब पूरे 10 रुपये। 10 रुपये किसके, 600 के हिसाब से। तो 600 के हिसाब से 10 रुपये, तो वो कितने हो जाएंगे, 6000 रुपये। कि भाई 6000 रुपये के शेयर्स थे, उसमें से फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड मतलब जितने हमने जब्त कर लिए वो, तो कितने रुपए मिले थे हमें, 5 रुपये मिले ना, वो जब्त किए ना। तो 5 रुपये 600 शेयर के हिसाब से, तो 600 शेयर के हिसाब से 5 रुपये मतलब कितने हो जाएंगे, 3000 रुपये। 3000 रुपये हमने जब्त किए। और यहाँ जो नहीं मिले टू फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल के कितने नहीं मिले, 3 रुपये। 3 रुपये नहीं मिले, 600 शेयर के 3 रुपये नहीं मिले, मतलब कितने, 1800 रुपये, बराबर। और यहाँ पे सेकंड कॉल, तो सेकंड कॉल के 2 रुपये नहीं मिले, 600 शेयर के 2 रुपये मतलब 1200 रुपये। तो इन तीनों का प्लस करो, 6000 हो जाएंगे ना। तो ये पहली एंट्री हो गई, 4 फीचर की हमने जब्त कर ली है। अब दूसरी एंट्री करेंगे, उसमें जो सेकेंड एंट्री होगी री इश्यू की। अब री इश्यू किस पे किया है, डिस्काउंट पे के प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे ना, लिखा हुआ है ना 10 का शेयर 6 में बेचा, तो डिस्काउंट पे किया है, तो उसकी एंट्री भी इसकी तरह ही करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, दूसरा कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसा ना। तो जहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में जितने रुपए मिले, 10 रुपये का शेयर कितने में बेचा, तो 10 का शेयर 6 रुपये में बेचा, और वो भी 400 शेयर का। 600 के 600 नहीं बेचे, 400 शेयर बेचे 6 रुपये के हिसाब से, मतलब ये काउंटिंग करेंगे 400 के ऊपर ही। तो बैंक में लिखेंगे हमें 6 रुपये मिले 400 शेयर के, तो 400 शेयर के 6 रुपये मतलब कितने मिल गए, 2400, 6 4 ज़ा 24, 2400 हमें मिले। ओके, यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड में लिखते हैं डिस्काउंट, यहाँ लिखा जाता है डिस्काउंट। तो भाई कितने का डिस्काउंट दिया, 4 रुपये का डिस्काउंट दिया, 6 रुपये में बेचा ना, मतलब 4 रुपये का डिस्काउंट हुआ ना। तो 400 शेयर के 4 रुपये, तो 400 शेयर के 4 रुपये मतलब कितना हो गया, 1600 रुपये का डिस्काउंट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 1600 रुपीज़। एंड शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट मतलब कितना, शेयर कैपिटल में तो पूरी अमाउंट लिखते हैं, पूरे 10 रुपये, 400 शेयर के 10 रुपये मतलब के 4000 रुपये। यहाँ पे 400 शेयर ये री इशू किए थे ना, इसलिए काउंटिंग 400 पर ही की हमने। तो ये हो गई री इशू की एंट्री भी सेम। और उसके बाद नंबर 3rd एंट्री जो ट्रांसफ़र करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र की एंट्री क्या करते हैं कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल नहीं, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ट्रांसफ़र वहाँ करते हैं ना, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ ट्रांसफ़र कैसे कर रहे हैं, अब यहाँ ध्यान देना, एक और लॉजिक कि यहाँ पर जनरली तो ऐसा करते हैं कि हमने जब्त किए यहाँ पे 3000 रुपये, शेयर फॉरफिटेड 3000 रुपये, उसमें से डिस्काउंट दिया था यहाँ पे 1600 रुपये, तो बाकी बचे हमारे 1400 रुपये, 1400 रुपीज़ बचे, तो वो यहाँ कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन नहीं, बाकी सब में यही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस। इसमें तो यही किया था ना, 2400 रुपये जब्त किए, उसमें से 1600 रुपये डिस्काउंट, तो बाकी 800 रुपये रिजर्व में। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये कि हमने जो री इशू किया था ना, वो री इशू 400 शेयर ही किए थे, 600 शेयर नहीं। जबकि ये जो जब्त किए थे ना ऊपर फॉरफिटर, ये फॉरफिटेड शेयर, वो तो 600 शेयर के थे। तो इसलिए यहाँ पे उनका क्या करना होगा, प्रोपोर्शनल ढूंढना होगा। जो कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे वो 400 शेयर के हिसाब से ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए एक रफ़ काउंटिंग करते हैं। रफ़ काउंटिंग ऐसे होगी
कि देखो यहाँ जो जब्त हुए थे ना वो कितने के हिसाब से, 3000 के, जो 3000 रुपये थे वो 600 शेयर के हिसाब से जब्त हुए थे। अगर 600 की जगह 400 शेयर होते तो कितने जब्त होते? यहाँ पर जो 3000 शेयर वो 600 के हिसाब से हमने जब्त किए थे ना, है 3000 रुपये। अगर 400 के हिसाब से जब्त करने होते तो 400 के 5 रुपये मिले थे तो 5 रुपये ना, तो 400 के 5 रुपये मतलब कि 2000 रुपये होते। जब्त कितने होते? 2000 रुपये होते, 3000 नहीं। हमने अगर री इश्यू 400 पे किया है तो ट्रांसफ़र भी 400 के हिसाब से ही करने होंगे। तो अगर यहाँ फॉरफिटेड में 600 शेयर के 3000 रुपये होते हैं तो 400 शेयर के कितने हुए? 2000। 400 शेयर के 5 रुपये मतलब 2000 रुपये हुए। इस 2000 में से अब डिस्काउंट दिया 1600 रुपये का, बराबर ना। इस 2000 में से 1600 रुपये का डिस्काउंट दिया तो बाकी के 400 रुपये खाली यहाँ रिज़र्व में ट्रांसफ़र करेंगे। बाकी का जो रिज़र्व होगा ना वो तो जब बाकी के 200 शेयर भी जब बेचेंगे, 600 में से 400 ही अभी री इशू किए हैं, बाकी के 200 अभी बेचे नहीं हैं, तो वो 200 जब बेचेंगे ना तो बाकी का यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। अभी फ़िलहाल 400 के हिसाब से ही ट्रांसफ़र करना है। तो 400 के हिसाब से जब तो हुआ था 2000, उस 400 के हिसाब से डिस्काउंट दिया 1600, तो वही 400 के हिसाब से हमने रिज़र्व में लेके गए सिर्फ 400 रुपये। 2000 में से 1600 रुपये का डिस्काउंट तो बाकी का 400 रुपये रिज़र्व में, बराबर। पूरे टेक्स्ट बुक में है ना, ये खाली यहाँ पे ये लॉजिक है, ये इसी सम में, और कोई सम में ऐसा लॉजिक नहीं होगा, लेकिन ध्यान देना उसमें, बराबर। हो गया ना सेकंड भी। अब थर्ड वाला भी इसे रफ करें, थर्ड वाला भी देखें। अब देखो कि थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अ शेयर होल्डर होल्डिंग 3000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच हिज पेड एप्लीकेशन मनी एट ₹13 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 and allotment money at 13 per share including premium 10. His share were forfeited for non-payment of call of ₹4 per share and forfeited share were reissued at 7 per share. अब देखो ये थर्ड वाले में सिचुएशन क्या दी गई है कि किसी के पास 3000 इक्विटी शेयर थे। अब यहाँ पे कर रहा हूँ रफ वर्क कि 3000 इक्विटी शेयर थे किसी के पास 10 रुपये के हिसाब से। कितने रुपए? 10 रुपये के हिसाब से। उसमें से उसने एप्लीकेशन के पैसे दिए हैं, एप्लीकेशन के उसने 13 रुपये दिए, लेकिन इस 13 रुपये में से 10 रुपये तो प्रीमियम था, मतलब एक्चुअली तो 3 रुपये ही हुए ना, 3 + 10 हुआ ना 13 का, बराबर ना। 13 रुपये में से 10 रुपये प्रीमियम, तो ओरिजिनल शेयर कितने का हुआ? 3 रुपये का। ये एप्लीकेशन के उसने पैसे दिए। फिर अलॉटमेंट के भी उसने 13 रुपये दिए, अलॉटमेंट में भी सेम कि अलॉटमेंट के भी 13 रुपीज़ उसने दिए, लेकिन उसमें से भी 10 रुपये प्रीमियम था, तो 3 + 10 ही हुआ, ये दिए उसने। और बाकी उसने कॉल के 4 रुपये नहीं दिए, बराबर ना। कॉल के 4 रुपये उसने नहीं दिए। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दो कि फर्स्ट एंट्री में मैंने एक सिचुएशन लिखाई थी कि अगर प्रीमियम आता हो तो यहाँ पे है प्रीमियम, लेकिन वो प्रीमियम तब लिखते हैं, इस सिचुएशन में प्रीमियम तब लिखते हैं कि जब प्रीमियम के पैसे भी न मिले हो तो। यहाँ पे एप्लीकेशन के वक्त 10 रुपये प्रीमियम था, वो तो मिल चुका था। अलॉटमेंट के वक्त 10 रुपये प्रीमियम था, वो भी मिल चुका था। कॉल के वक्त प्रीमियम था, कॉल के वक्त पैसे नहीं मिले 4 रुपये, लेकिन उसमें प्रीमियम था नहीं था ना, तो उसमें प्रीमियम नहीं था, मतलब इस पूरे में हमें प्रीमियम लिखना नहीं है। पूरे में सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री तब आती है जब प्रीमियम के रुपए न मिलते हो। यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि अलॉटमेंट के भी प्रीमियम के रुपए नहीं मिले तो लिखते हैं, नहीं तो नहीं। तो मतलब इसमें है ना प्रीमियम गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें नॉर्मल काउंटिंग होगी कि एप्लीकेशन के 3 रुपये प्रीमियम नहीं गिनना है, अलॉटमेंट के 3 रुपये वो भी मिल गए, और ये कॉल के 4 रुपये नहीं मिले, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखें ना, पहली एंट्री करें वो फॉर फीचर की कि भाई जो जब्त किए हमने वो, तो उसमें एंट्री करते हैं फर्स्ट कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited share account and to share call account,
बराबर। यहाँ पे खाली शेयर कॉल ही, क्योंकि सिर्फ कॉल के ही पैसे नहीं मिले थे ना, जिसके पैसे नहीं मिलते वो यहाँ पे लिखते हैं, जिसके मिल गए वो तो सब एक साथ इसमें गिन लेते हैं। फॉरफिटेड शेयर में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों के साथ में गिन लेंगे कि कुल मिलाकर इतने मिल गए, और जो नहीं मिले वो यहाँ लिखते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट कॉल के सेकंड कॉल के नहीं मिले थे वो लिखे, इसमें अलॉटमेंट के और कॉल के नहीं मिले थे वो लिखे, बराबर। जो नहीं मिले वो यहाँ लिखते हैं, बाकी के तो है ही ऊपर। तो इसमें अमाउंट कैसे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे शेयर कैपिटल में पूरे 10 रुपये, 3000 शेयर के 10 रुपये, तो 3000 शेयर के 10 रुपये कितने हो गए, 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़, बराबर। उसमें नीचे लिखा जाता है फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर में जितने रुपए मिले हमें, तो कितने मिले, एप्लीकेशन के 3 रुपये, अलॉटमेंट के 3 रुपये, प्रीमियम नहीं गिनना है, 13 रुपये नहीं, 3 रुपये, प्रीमियम नहीं। तो इसके 3 और इसके 3, 6 रुपये हमें मिल गए, 4 रुपये नहीं मिले थे। 10 में से 6 रुपये मिले, 4 रुपये नहीं मिले, तो 6 रुपये मिल गए ना, तो 6 रुपये यहाँ पे लिखेंगे जो मिले। तो मतलब 3000 शेयर के 6 रुपये, तो 3000 शेयर के 6 रुपये मतलब कितने हो गए, 18,000 रुपये, 18,000 रुपीज़, वो यहाँ पे, बराबर। और शेयर कॉल में लिखते हैं जो नहीं मिले, कितने नहीं मिले, 4 रुपये नहीं मिले थे, तो 3000 शेयर के 4 रुपये मतलब कितने हो जाएंगे, 12,000 रुपये। 12,000 नहीं मिले तो 18 और 12, 30,000 रुपये हो गए ना उसमें, बराबर। ये पहली एंट्री। फिर दूसरी एंट्री उसमें करते हैं री इश्यू की। अब इसमें कैसे री इश्यू किए हैं और कितने, पूरे 3000 ही ना, तो इसमें तो लिखा हुआ ही है कि सभी री इश्यू कर दिए 7 रुपये पे। 10 रुपये का शेयर 7 रुपये में दे दिया, मतलब ये भी डिस्काउंट ही हुआ ना। ज़्यादातर जो री इश्यू करते हैं ना वो डिस्काउंट पे ही होता है, प्रीमियम और एट पर बहुत कम होता है, ज़्यादातर डिस्काउंट ही आएगा। तो इसमें भी डिस्काउंट पे किया है, तो ऐसी ही एंट्रीज तो सेम ही आ रही है ना सब में, खाली अमाउंट बदलेगी। तो वही एंट्री इसमें भी करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट, फिर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्रीज याद कर लेना बेटा, पक्के याद ही हो जाने चाहिए कि हमें जो पैसे मिले वो यहाँ लिखते हैं, जितना डिस्काउंट दिया वो यहाँ पे, और यहाँ क्रेडिट में टोटल अमाउंट। तो अब बैंक में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जितने रुपए हमें मिले, तो कितने मिले, 7 रुपये में दिया ना हमने शेयर, तो 7 रुपये मिले। 3000 शेयर के 7 रुपये, तो 3000 के 7 रुपये कितने हो जाएंगे, 21,000। तो बैंक अकाउंट में कितना लिखेंगे, 21,000 रुपीज़ लिखेंगे, बराबर। फॉरफिटेड शेयर, तो फॉरफिटेड शेयर में लिखते हैं कि जितने रुपए हमने डिस्काउंट दिया, 10 का शेयर 7 में दिया मतलब 3 रुपये का डिस्काउंट, तो वो 3 रुपये वो क्या लिखेंगे हम लोग, ये फॉरफिटेड में, मतलब 3000 शेयर के 3 रुपये कितने हो जाएंगे, 9,000 रुपीज़ का डिस्काउंट, बराबर। और टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल मतलब कि उसमें पूरे रुपए, पूरे 10 रुपये, 3000 शेयर के 10 रुपये मतलब 30,000 रुपीज़। और एक बार चेक कर लिया करो, देखो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए ना, 30-30, बराबर। ये सेकेंड एंट्री भी हो गई। और फिर थर्ड एंट्री करते हैं ट्रांसफ़र की, कैपिटल रिजर्व में उसे ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए लिखेंगे कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसमें कितना ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग, तो इसमें तो पूरे ही थे ना, इसकी तरह 600-400 डिफरेंस तो नहीं था ना, पूरे 3000 ही हमने वापस दे दिए थे ना। तो देखो, तो उसमें तो ये सीधा इस पे गिन लेंगे कि पहले फॉरफिटेड किए थे 18,000 रुपये जब्त किए थे, उसमें से फॉरफिटेड 9,000 मतलब 9,000 रुपये का डिस्काउंट उसमें से दे दिया, उसी में से ही भरपाई कर दिया, तो बाकी कितने बचे, बाकी बचे 9,000 रुपये, बराबर। 18,000 में से 9,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो बाकी 9,000 उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे कि वो अपने हो गए, वो 9,000 अपने हो गए। तो इसलिए कैपिटल रिजर्व में यहाँ कितना ट्रांसफ़र होगा, 9,000 रुपीज़, बराबर। समझ आई बात, फॉर फीचर क्लियर हुआ ना।
फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी है, कोई हार्ड नहीं है। 3 ही एंट्री तो याद करनी है उसमें, सब में सेम आएगी। पहले जो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, उसकी 3-3 एंट्रीज करते थे सब में। अब उसके बाद फॉर फीचर की भी 3 एंट्री ऐड होगी उसमें, टोटल 12 एंट्रीज हो जाएगी। तो इनके रूल्स अच्छी तरह से याद करना, ये सम भी अच्छी तरह से देखना। तो अब आगे फॉर फीचर के ही सब सम्स आएंगे, बराबर, सब कंबाइन सम्स। तो अब आगे भी इनके ऐसे ही क्वेश्चंस वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।